एक दुल्हन शादी के बाद पहली बार विदा होके अपने मायके जाती है। जब वो मायके जाती है तो मायके में न किसी से बात करती है न किसी से मिलती है। वो सबसे पहले अपने प्रेमी के घर जाती है। दरअसल उसके प्रेमी का घर उसके घर से मात्र 500 मीटर के दूरी पे होता है। अब वो अपने प्रेमी के घर जाती है। प्रेमी के घर जाने के बाद उससे मिलती है, उससे बहुत सारी बातें करती है, उसे अपने बाहों में भर लेती है। इसके बाद प्रेमी भी रोने लगता है और प्रेमिका भी रोने लगती है। जबकि उसकी अभी 15 दिन पहले ही शादी हुई थी। अब वो अपने प्रेमी को बहुत सारे पैसे दे देती है और कहती है कि वो पैसे उसको मुंह दिखाई में मिले हैं। कहती है कि अब तुम इन पैसों से आगे का प्लानिंग करो। दरअसल वो अपने पति का कत्ल करना चाहती थी अपने प्रेमी के माध्यम से। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद उसके पति का कत्ल हो जाता है। अब कत्ल होता है। अब ये घटना सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। जहां जहां तक लोगों को पता चलता है तो सभी लोग यही कहते हैं कि अभी तो उसकी 15 दिन पहले ही शादी हुई थी, आखिरकार दुल्हन ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल दुल्हन विधवा होने और करोड़पति बनने के चक्कर में उसने ये पूरी कहानी रची थी। इसके बाद जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, लोगों को पता चलता है जिस तरह से अभी हाल ही में मेरठ के मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ राजपूत अपने पति की हत्या कराई थी। जिस तरह से वो पूरे देश में उसकी चर्चा होने लगती है, ठीक उसी तरह से इस दुल्हन की भी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में चर्चा होनी शुरू हो जाती है। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला औरैया का एक थाना लगता है बेला, और बेला थाना क्षेत्र के पास में ही एक ढाबा था। उसी ढाबे के पास में ही एक हाइड्रा मशीन खड़ी हुई थी। तभी बाइक पर सवार दो युवक आते हैं, पहले इधर उधर घूमते हैं, इसके बाद उस हाइड्रा मशीन के पास जाकर खड़े जाते हैं और उस हाइड्रा मशीन के ड्राइवर का इंतजार करने लगते हैं। तभी उस हाइड्रा मशीन का ड्राइवर वहां आता है और उनसे पूछता है कि भैया क्या बात है, क्या परेशानी है, आप किसकी तलाश कर रहे हैं। वो उससे कहते हैं कि हमारी एक कार है जो नहर में गिर गई है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, क्या आप मेरी मदद कर देंगे, क्या हमारी कार को उस नहर से निकाल देंगे। जब जैसे ये ड्राइवर ये बात सुनता है, कहता है भैया हमारा यही तो काम है। इसके बाद वो सीधे मशीन पर जाकर बैठ जाता है, हाइड्रा मशीन को चालू करता है और जैसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तभी वो लड़के उससे कहते हैं कि भैया थोड़ा रुको, एक काम करते हैं, चलकर पहले आप लोकेशन देख लो कि क्या आपकी हाइड्रा मशीन उस कार को निकाल पाएगी कि नहीं निकाल पाएगी, बाकी इसके बाद जो पैसे होंगे बोलना, आपको मिल जाएगा। अब ड्राइवर जैसी ये बात सुनता है उसको बड़ा अच्छा लगता है। कहता है कि ये तो बड़े साफ सुथरे लोग हैं, ऐसी बातें करने वाले लोग तो बड़े अच्छे होते हैं, ऐसे कस्टमर तो हमें रोज मिलने चाहिए। इसके बाद वो ड्राइवर उन दोनों बाइक सवार के साथ बैठकर चला जाता है। वहां से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी वो तय करते हुए एक पटना नहर के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद एक गेहूं का खेत होता है, उस गेहूं के खेत से जाते हैं। ड्राइवर जो था हाइड्रा मशीन का, वो आगे आगे चल रहा था, दोनों लड़के पीछे पीछे चल रहे थे। इसी बीच में अचानक से एक गोली चलती है और वो गोली उस हाइड्रा मशीन के ड्राइवर की कनपट्टी पर जाके लग जाती है। अब जैसी गोली लगती है, वो ड्राइवर वहां गिर जाता है और दर्द के मारे चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। अब उस ड्राइवर के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों लड़के वहां से भाग जाते हैं। भागने के दौरान मुड़कर एक बार भी देखते भी नहीं है कि वो ड्राइवर जिंदा है कि मर गया है। इसके बाद वहां से कुछ राहगीर गुजर रहे थे। चीखने की, दर्द की, कराहने की आवाज सुनकर राहगीर उसके पास जाते हैं। देखते हैं तो राहगीर भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, ताकि आसपास जो लोग मौजूद हैं वो भी मौके पर आ जाएं। हालांकि आवाज़ों को सुनकर जो आसपास के लोग हैं वो आ जाते हैं। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम यानी कि 112 नंबर पर फ़ोन किया जाता है। मौके पर पुलिस आती है। अब पुलिस उसे उठाती है और CHC केंद्र इलाज के लिए उसको पहुंचा दिया जाता है। अभी पुलिस उसको भर्ती करा के उसके बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, अभी खाली हुई थी, तभी उसके फ़ोन पर एक फ़ोन आता है। जब फ़ोन आता है, पुलिस वाले फ़ोन उठाते हैं, कहते हैं हेलो। जब हेलो की आवाज़ आती है, तो जब आवाज़ चेंज मिलती है तो जो फ़ोन करने वाला होता है वो कहता है कि हाँ, आप कौन बोल रहे हैं। पुलिस वाले बोलते हैं कि हम पुलिस वाले बोल रहे हैं। अब जैसे ही फ़ोन वाला सुनता है कि पुलिस वाले बोल रहे हैं, थोड़ा सा घबरा जाता है। कहता है क्या बात है, क्या परेशानी है, आपके पास ये मोबाइल कैसे आया। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं, पहले ये बताइए। वो कहता है कि मैं उसका बड़ा भाई बात कर रहा हूँ, मेरा नाम संदीप यादव है, मैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का रहने वाला हूँ, आखिरकार बात क्या है। तभी पुलिस वाले बताते हैं कि जो तुम्हारा भाई है वो बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गया है, उसके उपचार के लिए हम लोगों ने CHC केंद्र पर भर्ती कराया है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अब जैसे सूचना मिलती है, पूरा का पूरा परिवार उसका मौके पर फौरन आ जाता है। इसके बाद रोते बिलखते हुए
पुलिस वालों को पूरी कहानी बताते हैं। वो बताता है कि अभी उसका जो भाई था कौशाम्बी जिले में ही एक सागंज पड़ता है, वहीं पे एक पुल का निर्माण का कार्य चल रहा था। वहां पे छोटा सा उसको एक प्रोजेक्ट मिला था, उसी प्रोजेक्ट के लिए वो हाइड्रा मशीन लेकर आया हुआ था। लेकिन आज दोपहर में जब उससे बात हुई तो एक ढाबे पर रुका हुआ था खाना खाने के लिए। तभी अचानक उसके पास बाइक पर सवार होकर दो लड़के आते हैं और वो कहता है कि वो दो लड़के कह रहे हैं कि नहर में उनकी कार गिर गई है। अभी वो तुरंत जाता है, कार को निकाल कर फिर तुरंत घर पे आ जाएगा। इतना कहने के बाद ये फोन कट कर देता है। अब उसके बाद सूचना जब आती है तो उसके घायल होने की आती है। उधर उसका इलाज चल रहा था। CHC केंद्र वाले कहते हैं कि मामला बहुत गंभीर है, इसकी हालत बहुत ही सीरियस है, इसको मैं रेफर कर रहा हूँ, आप लोग आगे लेके जाइए। इसके बाद परिवार वाले उसको लेके सैफई जाते हैं, सैफई से भी उसको रेफर कर दिया जाता है। इसके बाद उसको वहां से ग्वालियर लेके जाते हैं, ग्वालियर से भी रेफर कर दिया जाता है, फिर आगरा लेके जाते हैं। आगरा के हॉस्पिटल वाले भी कहते हैं इसकी हालत बहुत ही खराब है, इससे आप आगे भर्ती कराइए। इसके बाद एक चिचौली मेडिकल कॉलेज है, उसमें उसको भर्ती कराया जाता है, वहां उसका इलाज चल रहा था। इधर जो पुलिस थी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। वक्त आगे निकलता है। 3 दिनों के बाद जो ड्राइवर था हाइड्रा मशीन का, जिसका नाम दिलीप यादव होता है, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास होती है, वो 3 दिनों के बाद दम तोड़ देता है। यानी कि 21 मार्च 2025 को वो अपनी आखिरी सांस लेता है, उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि इसकी जो मौत हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पास से बहुत गोली मारी है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, उन आरोपियों के तलाश में जुट जाती है। जिस जगह पे ये घटना हुआ था उस जगह के 7 किलोमीटर के एरिया में आसपास जितने भी CCTV कैमरे लगे थे, उन सभी CCTV कैमरे को खंगालती है, जांच पड़ताल करती है। पता चलता है कि 2 लड़के बाइक पर सवार होकर आए थे। उनमें से एक लड़के की पहचान हो जाती है, जिसका नाम होता है रामजी नागर, जो कि पहले से ही हिस्ट्री शीटर था। उसके ऊपर लगभग 10 से ज्यादा मुकदमे थे और जो अभी हाल ही में जेल से छूट कर आया था। अब पुलिस उससे संपर्क करती है, उससे पूछा जाता है कि आखिरकार तुम उसको बाइक पर बैठा के कहाँ लेके गए थे, क्या उससे मामला था, तुमने उसको क्यों मारा, क्या मामला है। जब इस तरह की बातें उससे पूछी जाती है तो कहता है कि साहब एक लड़का मेरे पास आया था। अब पुलिस उस लड़के से संपर्क करती है। वो लड़का कहता है कि साहब इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, मेरे पास एक औरैया जिले का अनुराग यादव नाम का लड़का है, वो आया था, उसने ही ऐसा कहा था। इसके बाद पुलिस औरैया जिले के अनुराग यादव के पास जाती है, उसको हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है। जब सख्ती से पूछती है तो अनुराग यादव सारी की सारी बातें बताता है। वो कहता है कि उसी के गांव की एक लड़की है जो उसके घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, जिसका नाम प्रगति यादव है। जब नाम प्रगति यादव का आता है, जो मृतक दिलीप यादव के परिवार वाले होते हैं, जैसे ही प्रगति यादव का नाम सुनते हैं उनके होश आफ्ता हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो मौके पर ही बेहोश हो जाते हैं। दरअसल बेहोश होने वाली, परेशान होने वाली, दंग खाने वाली बात थी, क्योंकि जिसकी अभी मौत हुई थी दिलीप यादव की, उसकी अभी 15 दिन पहले ही इसी प्रगति यादव नाम के लड़के से शादी हुई थी। दरअसल प्रगति यादव जो थी उसके बड़े भाई संदीप यादव की साली होती है और कुछ दिनों पहले ही उसकी दिलीप से शादी तय थी। यानी कि 5 मार्च 2025 को बारात जाती है, दुल्हन बन के विदा करा के इसको घर लाया जाता है। और हालांकि ये भी बताया जाता है कि जो दिलीप यादव था अपने माँ बाप का इकलौता लड़का होता है, संदीप यादव उसका चचेरा भाई होता है। दिलीप यादव का परिवार काफी करोड़पति होता है। तमाम उसके पास हाइड्रा मशीन थी, JCB मशीन थी। जब दुल्हन विदा करके घर आती है उसका बड़ी धूमधाम से स्वागत किया जाता है, रीति रिवाज के साथ पूजा पाठ होता है। इसके बाद मुंह दिखाई की रस्म में बहुत सारे उसको पैसे मिलते हैं, बहुत सारे जेवरात मिलते हैं। इसके बाद कुछ दिनों के बाद यानी कि 10 मार्च 2025 को विदा करा के वो घर आती है। जब घर जाती है, घर जाने के बाद वो किसी से बातचीत नहीं करती है, सिर्फ अपने प्रेमी के पास जाती है। और प्रेमी के पास जाने के बाद उसको बहुत सारे पैसे देती है और कहती है कि ऐसा है कि ये तुम पैसे लो और पैसे लेने के बाद मेरे पति का जल्द से जल्द कत्ल करा दो। हालांकि दिलीप यादव के परिवार वालों को ये बात पता नहीं थी कि प्रगति यादव का गांव का एक लड़का जिसका नाम अनुराग यादव है, उसके साथ पिछले 4 सालों से अफेयर चल रहा है। यहाँ तक कि प्रगति यादव अनुराग यादव से शादी करने के लिए अपने हाथ की नसों को भी काट लिया था। लेकिन घर वालों को ये शादी मंजूर नहीं थी, क्योंकि अनुराग यादव मेहनत मजदूरी का काम करता था, ट्रैक्टर चलाता था। हालांकि जो प्रगति यादव के परिवार वाले हैं जोर जबरदस्ती से प्रगति यादव की शादी तय करा देते हैं। हालांकि प्रगति भी तय हो जाती है। अब जैसी ये बात अनुराग यादव को पता चलती है, अनुराग यादव प्रगति यादव के पास जाता है, कहता है कि तुम मुझे धोखा क्यों देना चाहती हो, तुमने तो कहा था कि हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी प्रगति कहती है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, हम लोग एक ऐसा कदम उठाएंगे, ऐसा काम करेंगे जिससे तुम्हारी भी जिंदगी बदल जाएगी और मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। वो प्लान कहती है
कि मैं वहाँ पे जाऊँगी, इसके बाद हम प्लान बना के किस तरह से अपने पति का कत्ल करा देंगे और कत्ल कराने के बाद मैं विधवा हो जाऊँगी, विधवा होने के बाद मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, इसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगी। साथ ही जो उसकी करोड़ों की संपत्ति होगी, वो सारी की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। इतना कहने के बाद अब किस तरह से वो पैसे जुटा करके अनुराग यादव को देती है दुल्हन, और अनुराग यादव अपने एक दोस्त से संपर्क करता है, कहता है कि मुझे एक ऐसा शूटर चाहिए, ऐसा एक साथी दिमाग का व्यक्ति चाहिए जो एक व्यक्ति का कत्ल कर सके। इसके बाद उसको रामजी नागर से संपर्क करते हैं, उसे सारी बातें बताते हैं, उसको पैसा देते हैं, सुपारी देते हैं। इसके बाद जो ये रामजी नागर था, ये तीनों से कहता है कि ऐसा है कि हम जब भी बात करेंगे तो व्हाट्सअप कॉलिंग पे बात करेंगे, क्योंकि व्हाट्सअप कॉल रिकॉर्ड नहीं होती है, इसका कुछ अता पता नहीं चल पाएगा। इसके बाद प्रगति यादव, अनुराग यादव और रामजी नागर एक साथ ये तीनों के तीनों व्हाट्सअप कॉल पे होते हैं। उधर जो प्रगति यादव होती है, अपने पति दिलीप यादव से जब वो ढाबे पे होता है उससे फ़ोन करती है, कहती है कि ए जी आप कहाँ हैं? तो बताता है कि मैं अभी इस जगह पे, फला जगह पे ढाबे पे हूँ, खाना खाने के लिए रुका हूँ। वो इसके बाद वो बात अनुराग यादव को बताती है। अनुराग यादव ये बात जो रामजी नागर होता है, जो शूटर होता है, उसको बताता है। इसके बाद ये दोनों के दोनों बाइक सवार वहाँ जाते हैं, उसको वहाँ से कार निकालने के बहाने पटना नहर के पास लेके जाते हैं। वहाँ पे उसको गेहूं के खेत में उसके कंपट्टी गोली शूट करते हैं। इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। हालांकि दोनों के दोनों ये जो बदमाश होते हैं ये भी वहाँ से भाग जाते हैं। साथ ही जो अनुराग यादव था, साथ ही जो प्रगति यादव थी, ये सोचकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, ये सोचकर बिल्कुल शांत हो जाते हैं कि अब इस मामले का कभी खुलासा नहीं हो पाएगा, वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस के हाथ काफ़ी लंबे होते हैं, कानून के हाथ काफ़ी लंबे होते हैं। आखिरकार इन सभी की गिरफ्तारी हो जाती है, पुलिस इन सबको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने के उद्देश्य से किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।